हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आज मैं आपके सामने लेक्चर नंबर 3 लेके आया हूँ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का। और आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, इक्विलिब्रियम होता क्या है, फिर उस पर क्वेश्चन ट्राई करेंगे, कुछ अच्छे से छोटे मोटे क्वेश्चन, और फिर एडवांस क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल लो, मेरे साथ साथ नोट्स बनाना शुरू करो। आज के बाद इक्विलिब्रियम के सारे क्वेश्चन तुमसे हो जाएंगे, इसकी मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ। ठीक है, बस तुम्हें जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा एक बार खुद भी ट्राई करना है, और जब लेक्चर पूरा हो जाएगा, जब पूरी वीडियो देख लोगे, तो बस एक बार रिवाइज कर लेना। अब देखो, पहले तो ये बात आती है कि इक्विलिब्रियम से हम समझते क्या है। हमने बहुत क्वेश्चन में देखा है कि लिखा रहता है बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, है ना। तो उस इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है। देखो, इक्विलिब्रियम बॉडी की ऐसी स्टेट है जब उस पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो होगा। ठीक है, इस चैप्टर में हम ज्यादातर फोर्स के बारे में बात करेंगे, टॉर्क आगे आएगा हमारे पास। ठीक है, तो अभी बेसिकली ये समझो कि जब भी किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब क्या है, बॉडी इज एट इक्विलिब्रियम, है ना। तो इक्विलिब्रियम को अगर मुझे डिफाइन करना है तो मैं कैसे बोलूंगा, इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम क्या है, इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी, इट इज अ स्टेट ऑफ अ बॉडी at which net force on the body is zero and net torque is also zero। अभी हमने टॉर्क के बारे में नहीं पढ़ा है, बट आपको अभी से ये बात ध्यान रखनी है कि इक्विलिब्रियम पे हमारा नेट टॉर्क भी जीरो होता है। जब हम टॉर्क के बारे में पढ़ लेंगे तो हम टॉर्क के क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी हम बेसिकली सिर्फ फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें पता है इक्विलिब्रियम के टाइम पे नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक है, हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ा है ना। अगर नहीं पढ़ा तो मैंने पढ़ा रखा है, देख लेना एक बार। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, F बराबर ma। नहीं, गलती करते हैं बहुत बच्चे इसमें कि सेकंड लॉ को ये बोल देते हैं कि F बराबर ma होता है, बट ये सही स्टेटमेंट नहीं है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, जो नेट फोर्स है ऑन द बॉडी दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी dp बाय dt। क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम dp बाय dt। ठीक है, और हमने ये बोला है कि इक्विलिब्रियम पे ये इसके बराबर होगा जीरो। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है, किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन कब जीरो होता है, जब वो वैल्यू कांस्टेंट हो, जब वो वैल्यू क्या करे, चेंज ना करे, कांस्टेंट हो। अब देखो, मोमेंटम का डिफरेंशिएशन क्या है, जीरो। इसका मतलब क्या है, मोमेंटम इज कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट, या हम इसे कंजर्व भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्व। ठीक है, अब हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर होने चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, जितना भी होगा, और फाइनल मोमेंटम उसके क्या होगा, बराबर होगा, दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इनिशियल मोमेंटम को mv इनिशियल लिखूं और फाइनल मोमेंटम को mv फाइनल लिखूं, है ना। मैंने ये मान लिया है कि मास कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है। ठीक है, हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमारा मास कांस्टेंट होगा। हमें दे रखा होगा कि इतने किलो का ब्लॉक है या जो भी है, तो मास कांस्टेंट मैंने लिया है। अब मास कांस्टेंट लिया तो देखो, ये इधर है, इधर है, ये m से m कट गया, क्या आ गया हमारा, इनिशियल वेलोसिटी बराबर फाइनल वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी विल नॉट चेंज। तो जब भी कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पे होगी, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, एट इक्विलिब्रियम वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी हमारे पास जीरो भी हो सकती है और कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, सो वेलोसिटी क्या है, मेरे पास कांस्टेंट है। तो अगर वेलोसिटी जीरो है किसी की, इसका मतलब क्या है, वो रेस्ट पे है। अब अगर इनिशियली कोई ब्लॉक या कोई भी चीज मेरी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम के केस में बता रहा हूं मैं, अगर इनिशियली रेस्ट में है तो वो फाइनल भी रेस्ट में होगी, यानी स्टेट चेंज नहीं करेगी। रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, और अगर कुछ वेलोसिटी v है तो वो भी चेंज नहीं करेगी। ठीक है, v है तो v ही रहेगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है, मोशन हो रहा है तो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा बेसिकली, है ना। डायरेक्शन भी सेम होगी और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों का यूज होता है। ठीक है, सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब भी इक्विलिब्रियम हो तो बॉडी की स्टेट चेंज नहीं करेगी। अगर वो रेस्ट पे है
तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर वो मोशन में है तो जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो चल रहा है उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ मैं, ये तुम्हें याद नहीं रहेगा, डायरेक्शन सेम। ठीक है, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। कभी कभी लोग भूल जाते हैं डायरेक्शन के बारे में, उन्हें स्पीड और ये रेस्ट का तो पता होता है, बट डायरेक्शन वो कभी कभी अपने दिमाग से थोड़ा सा स्किप कर देते हैं। ठीक है, सो ये बेसिकली इक्विलिब्रियम की बात होती है। ये हमने इक्विलिब्रियम को अभी समझा है किससे, मोमेंटम से। अब हम इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन के थ्रू भी समझ सकते हैं, है ना। इसे फटाफट नोट कर, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये वाले पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, बस इतना पार्ट चेंज होगा। ठीक है, इतना पार्ट चेंज होगा। ठीक है, अब देखो एफ नेट क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये 0 है। मैंने माना है कि मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होगा, वेयर मास इज कांस्टेंट। मास इज व्हाट, कांस्टेंट। हम मानते हैं अपने क्वेश्चंस के लिए कि मास कांस्टेंट रहेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मास कांस्टेंट ना रहे, वहां पे आपका ये अब एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के केस में जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सब जगह हमने पहले से ही मान लिया है कि मास कांस्टेंट रहेगा। अब देखो मास कांस्टेंट है तो dp/dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, dp/dt की जगह लिख सकता हूँ dmv/dt, 0 के बराबर है। मास कांस्टेंट तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, m बाहर आ गया, dv/dt बराबर 0। dv/dt बराबर 0। dv/dt क्या होता है हमारा, एक्सेलरेशन। ठीक है, सो मास इनटू एक्सेलरेशन बराबर 0। मास तो कभी 0 होगा नहीं, नॉट 0। सो एक्सेलरेशन को हमारा 0 होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को 0। किसी भी बॉडी का मास कभी 0 नहीं होगा, इसीलिए एक्सेलरेशन को ही 0 होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड क्या है, 0 है ना। तो दोनों को इक्वेट करने के लिए इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़ेगा। मास 0 होगा नहीं तो एक्सेलरेशन ही 0 होगा, है ना। सो यहाँ से हमारा फोर्स बराबर ma वाला फॉर्मूला आता है, बट ये सब तब एप्लीकेबल है जब हमारा मास कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सो हमने देखा कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 है। अब जब एक्सेलरेशन 0 है इसका मतलब भी तो वही यार, वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, है ना। सो वही बात है यार, कान को चाहे ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, दोनों चीजों को समझ में आना चाहिए बस। ठीक है, सो इसे फटाफट तुम नोट करो, फिर हम सीधे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। ठीक है, अब मैं तुम्हें बेसिकली क्वेश्चन करने का तरीका बता दूं। नेट फोर्स हमें 0 करना है, एफ नेट बराबर 0, है ना। सो जो फोर्स है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है, वेक्टर, वेक्टर होता है। मैग्नीट्यूड भी होगी, डायरेक्शन भी होगी। अब हमारे बेसिकली 2D में हमारे क्वेश्चन आता है। ठीक है, दो डायमेंशंस में क्वेश्चन आते हैं। एक डायमेंशन होती है x, एक होती है y, है ना। दो एक्सिस देखिए आपने ना, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। ठीक है, ये -x होती है, -y होती है, बट अब इसे एक ही मानते हैं कि ये पूरी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो x एक्सिस है और जो वर्टिकल लाइन है वो y एक्सिस है। आपको क्या करना है, आपको नेट फोर्स जब 0 करोगे ना तो पहले सारे x वाले, ठीक है, एफ नेट इन x डायरेक्शन 0 कर लो और एफ नेट इन y डायरेक्शन 0 कर लो। ठीक है, दोनों एक्सिस का आप अलग अलग क्या करोगे, एनालिसिस करोगे और दोनों एक्सिस के आप फोर्सेस को क्या कर दोगे, 0 कर दोगे। ठीक है, अलग अलग। ठीक है, जो x वाले होंगे उसे एक तरफ और जो y वाले होंगे उन्हें अलग से। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है वो मैं जब हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे तब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा, बट फिलहाल आपको इतने आपके नोट्स में होना चाहिए। अब सीधे करेंगे हम, फर्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं मैं तुम्हारे सामने। ठीक है, इसे नोट करो। अब देखो यहाँ हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें कांटेक्ट फोर्स फाइंड करना है बिटवीन द ब्लॉक एंड द ग्राउंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, बट एक बार बेसिकली मैं को यहाँ से तुम्हें कांटेक्ट फोर्स के बारे में बताना है कि कांटेक्ट फोर्स होता क्या है। वैसे तो मैंने अपने लास्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 2 में तुम्हें सारे फोर्सेस की फ्री बॉडी डायग्राम बनाना सिखाया है, बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं ना जो सीधे यहाँ पे टपकेंगे कि इक्विलिब्रियम देखना है हमें, तो उनके लिए देखो कांटेक्ट फोर्स क्या होता है। कांटेक्ट फोर्स जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, ये रिएक्शन फोर्स होता है। ठीक है, ये हमारा फोर्स हमेशा लगता है जब भी कोई दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी। ठीक है, और ये हमेशा क्या होगा, पुश फोर्स होगा, पुश फोर्स होगा, यानी बॉडीज को क्या करेगा, दूर दूर करने की कोशिश करेगा। तो सपोज यहाँ पे मेरे पास ये ब्लॉक है, ठीक है, इसका मुझे फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब इस ब्लॉक को फ्री कर दो पूरे सरफेस से, पूरे जहान से इसे फ्री कर दो। ठीक है, 10 kg का ये है, ठीक है, इसको फ्री कर दिया और नीचे यहाँ पे कुछ ग्राउंड है। अब देखो अगर ये ऊपर हवा में होता तो इस पे कुछ फोर्स लगता है, दैट इज इक्वल टू mg। ठीक है,
और mg फोर्स तो यार लगेगा ही लगेगा, चाहे तुम हवा में हो, चाहे तुम बैठे हुए हो, चाहे तुम लेट रखे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो। ग्रेविटी तो हमेशा अपना काम कर रही है ना, ग्रेविटी कभी रेस्ट नहीं लेती, ना लंच ब्रेक लेती है ना, तो ग्रेविटी तो हमेशा लग ही रही है, बिल्कुल गधा मजदूरी कर ही रही है, ठीक है। तो कोई भी ब्लॉक दे रखा होगा ना तुम्हें सिस्टम में, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी ब्लॉक दे रखा होगा ना, तो सबसे पहले उसमें क्या बनाना, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बनाना, क्योंकि वो तो होगा ही होगा, बाकी कुछ हो या ना हो, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी तो होगा ही होगा, ठीक है, किसी भी ब्लॉक के ऊपर। तो हमने यहाँ पे लगा दिया इसका नीचे, इस पे एक फोर्स लग रहा है mg, दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी, ठीक है। अब यहाँ पे ना कांटेक्ट हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, पुश फोर्स क्या करता है, सेपरेट करता है बॉडी, सेपरेट्स द बॉडीज, दोनों बॉडीज को क्या करेगा, सेपरेट, ठीक है। ये दोनों पास आने की कोशिश कर रहे थे ना, नॉर्मल रिएक्शन बोलेगा पता है क्या, ज्यादा चिपका चिपकी हो रही है, दूर रहो, क्या करेगा, दोनों को दूर। अब इसको अगर ग्राउंड से दूर करना है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा एक n, ठीक है, और इस ग्राउंड को अगर इस ब्लॉक से दूर करना है तो इसे नीचे धक्का देना पड़ेगा, तो यहाँ पे नीचे भी लगता है एक नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन को क्या करता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन को सेटिस्फाई करता है, क्यों, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो अगर ये एक्शन है ये रिएक्शन होगा, ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर, रिएक्शन पेयर है ये, ठीक है। अब किसी किसी के मन में ख्याल आ रहा होगा यार कि हमने तो बुक्स में ये पढ़ा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, ग्रेविटी को बैलेंस करता है, ठीक है, एक्सेलरेशन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को, तो वो उसका रिएक्शन होगा। नहीं, गलत बात है ये, क्यों, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा अपोजिट बॉडी में लगते हैं, अपोजिट बॉडी में लगते हैं और सेम नेचर के होते हैं, किसके होते हैं, सेम नेचर के। अब अगर मैं इस नॉर्मल रिएक्शन और इस mg की बात करूं तो ये अपोजिट बॉडी में तो नहीं लग रहे हैं ना, एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, ये जो हमारा ब्लॉक है इसी पे लग रहे हैं, और इनका नेचर भी सेम ही है। देखो एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक क्या है, कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है। अब बात ये आती है कि इस mg का रिएक्शन किधर होगा, एक्शन तो हो गया, रिएक्शन किधर होगा, रिएक्शन होगा अर्थ पे, ये हमारा अर्थ है, अर्थ, ठीक है। तो अगर ये नीचे आ रहा है mg से तो अर्थ को ये खींचेगा किससे, mg से, ठीक है। बट अर्थ मूव नहीं करते, क्यों, क्योंकि इनर्शिया बहुत ज्यादा है। इनर्शिया आपको पता होगा कि मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इनर्शिया क्या होता है, इसीलिए कभी भी ना बीच में घुसना नहीं चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में बताया था इनर्शिया क्या होता है, ये सारी चीजें बता रखी है। तो इनर्शिया बेसिकली क्या होता है, किसी भी बॉडी की टेंडेंसी मूव करने की, ठीक है, अपनी स्टेट चेंज करने की टेंडेंसी को इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है, अपनी स्टेट चेंज को रेजिस्ट करने की, सॉरी, अपनी स्टेट चेंज को जो रेजिस्ट करता है उसे इनर्शिया बोलते हैं। अब अर्थ का मास बहुत ज्यादा, ठीक है, उसे हमें चलाने के लिए बहुत ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा। अब ये mg क्या है, बहुत ही नेग्लिजिबल है, तो हमारा अर्थ मूव नहीं करता है, ब्लॉक मूव कर लेता है, ठीक है। और वैसे भी ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, दोनों बॉडीज पे लगते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में नहीं है, सर के ऊपर से बाउंसर किया तो जाने दो, फर्स्ट लेक्चर देखना, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है। सो अभी बात क्या आती है, हमें कॉन्टैक्ट फोर्स निकालना है बिटवीन ब्लॉक एंड ग्राउंड, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट फोर्स है एक, इसे हटा दो, इसे भी हटा दो, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट फोर्स आ रहा है n, बट यहाँ पे इस नॉर्मल को निकालने के लिए हमारे पास कोई दूसरा फोर्स नहीं है, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ n है। अब मैं कुछ किसी को बोल दूं कि n है, क्या है n, पता है, नहीं पता, ठीक है। सो यहाँ से तो हम n नहीं निकाल सकते, अभी तुम्हें समझ में आएगा, ठीक है। इस केस में देखो, यहाँ पे हमें n पता है, mg भी पता है, n पता है, mg भी पता है, ठीक है। अब मैंने तुम्हें क्या बोला था, मैंने बोला था जब तुम नेट फोर्स जीरो करोगे तो x का अलग करना और y का अलग करना। यहाँ x एक्सिस में कोई फोर्स लग नहीं रहा है, सिर्फ y के बारे में बात होगी। y में हमें क्या पता है, जो 10 kg का ब्लॉक है उस पे फोर्स कितना लग रहा है, ऊपर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, n, क्या बोलते हैं, n पॉजिटिव, ऊपर की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस y होती है ना, ये प्लस y और नीचे वाली माइनस y। तो इस पे क्या लग रहा है, फोर्स ऊपर की तरफ प्लस n प्लस दूसरा फोर्स क्या लग रहा है इसमें, mg किधर लग रहा है, नीचे की डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, तो साइन क्या आएगा, नेगेटिव। साइन हमारा बेसिकली वेक्टर की डायरेक्शन बताता है, ठीक है। तो नीचे लग रहा है माइनस ऑफ mg, और ये किसके बराबर होगा, जीरो, क्योंकि इक्विलिब्रियम का केस है। ये ब्लॉक रेस्ट पे है ना, रेस्ट पे जब भी बॉडी होगी तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है हमारा। सो जो नेट फोर्स है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस mg बराबर जीरो, और n की वैल्यू आ जाएगी mg के बराबर, ठीक है, n की वैल्यू आ गई mg के बराबर। सो m कितना है हमारा 10, और g को भी हम 10 लेते हैं, कितना आ जाएगा 100 न्यूटन। चलो बढ़िया बात हो गया, ये अच्छी बात है, सिंपल एक ब्लॉक था। अब हम करेंगे ये तीन ब्लॉक के साथ करते हैं, ठीक है। चलो इसे नोट करो, फिर हम 3 ब्लॉक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे।
अब देखो इसमें बताना है हमें कांटेक्ट फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स एंड ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे देखो कितने सरफेस है, पहले तो कहाँ कहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, एक यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है और यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे 3 जगह पे कांटेक्ट हो रहा है, तो हमारे 3 फोर्सेस की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो एक एक करके सारे ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इधर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ। ऊपर सबसे पहले क्या है मेरा 10 kg का ब्लॉक, उसके नीचे क्या है मेरा 20 kg का, फिर सबसे नीचे क्या है मेरा 30 kg का। अब मैंने तुम्हें एक बात बोली थी कि यार सबसे पहले क्या लगाना ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी तो सब पे लग गई, तो ठीक है सब पे ग्रेविटी लगा दो। यहाँ क्या होगा 10G, यहाँ क्या होगा 20G, यहाँ क्या होगा 30G, ठीक है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होता है mg, ठीक है। चलो अब हमें लगाना है नॉर्मल रिएक्शन। क्या लगाना है? नॉर्मल रिएक्शन है कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, ये देखो ये दो ब्लॉक्स आपस में चिपक रहे हैं, कांटेक्ट फोर्स क्या करेगा सेपरेट करेगा। तो 10 वाले को किधर ऊपर पुश करेगा, ठीक है 10 वाले को ऊपर पुश करेगा, कुछ n1 मान लिया इसे, ठीक है। क्या मान लिया n1। अब अगर इस 10 वाले को ऊपर पुश कर रहा है तो 20 वाले को नीचे करेगा, एक्शन रिएक्शन पे इसको क्या करेगा नीचे n1, ठीक है। सो ये फर्स्ट कांटेक्ट जो हमारा पैच है इसमें हमारा n1 फोर्स लग जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखो सेकंड जगह भी कांटेक्ट हो रहा है, ये सेकंड कांटेक्ट फोर्स भी क्या करेगा इस 20 kg वाले को ऊपर पुश करेगा, 20 kg वाले को क्या करेगा ऊपर पुश करेगा। इसे हमने n2 माना है, ठीक है। क्या माना है n2, क्यों? क्योंकि दोनों कांटेक्ट फोर्स बराबर होंगे जरूरी तो नहीं है ना, कुछ भी हो सकता है, वो हमारी वैल्यू जब निकलेगी तब पता चलेगा, है ना। तो इसको मैंने n2 माना। तो अगर 20 kg वाले को ऊपर धक्का दे रहा है तो 30 kg वाले को नीचे देगा n2, ठीक है। अब आया ये 30 kg वाला ब्लॉक, इसमें ग्रेविटी तो लगी रही है। अब देखो यहाँ पे कांटेक्ट है तो ये क्या करेगा 30 kg वाले को ऊपर धक्का देगा, तो यहाँ हमने कुछ मान लिया n3 होगा। 30 kg वाले को ऊपर n3 से पुश हो रहा है और नीचे जो अर्थ है या जो ग्राउंड है उस पे भी लग रहा होगा एक n3, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ करते हुए चलते हैं, ठीक है। इससे हमारा क्या होगा आंसर आ जाएगा, या तो तुम खुद देख लो। तीनों ब्लॉक की इक्वेशन बनाओ, पहले तीनों ब्लॉक की इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है। सो ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। अब मैं चाहूंगा कि तुम ये इक्वेशन खुद बनाओ, ठीक है। मैं ये चाहूंगा तुम इक्वेशन खुद बनाओ, क्यों? क्योंकि अगर इक्वेशन बना ले तो आंसर तो अपने आप आ जाएगा ना, इसे ट्राई करो, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ब्लॉक की अगर मैं इक्वेशन बनाने पे चाहूँ, देखो n1 का लग रहा है ऊपर, ऊपर लग रहा है तो क्या पॉजिटिव n1 प्लस ग्रेविटी कितना लगती है नीचे, तो ग्रेविटी तो हमेशा होगी कितना -10G बराबर 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम का केस है। नेट फोर्स हमें 0 करना है, x में y में दोनों में। x में यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं है, y में है तो हमने y में लगा दिया, y नूडल। अब पता नहीं क्यों याद आ गया, आज तक नहीं खाया मैंने वो, पता नहीं क्यों याद आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे n1 माइनस mg हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है तो n1 माइनस mg ये हो जाएगा बराबर 0। पहली बात तो ये आ गई, ठीक है। mg की जगह 10g ले लो। अब दूसरे ब्लॉक की अगर मैं बात करूं तो n2 ऊपर लग रहा है, n2 पॉजिटिव का, n1 नीचे लग रहा है माइनस n1, और 20g जो ग्रेविटी है वो हमेशा नीचे लगेगी -20g बराबर 0, ठीक है। तीसरी क्या है, यहाँ पे n3 ऊपर लग रहा है, n3 ऊपर लग रहा है पॉजिटिव का, n2 नीचे लग रहा है तो -n2, और क्या बोलते हैं 30g भी ऊपर लग रहा है तो -30g, ठीक है बराबर 0। अगर तुम्हें ऐसे समझ में आ रहा है तो इट्स वेरी गुड, क्या है बहुत अच्छी बात है। और अगर ऐसे नहीं भी समझ में आ रहा, प्लस माइनस का लफड़ा हो रहा, तो तुम सीधे देख लो ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, ठीक है। अगर मैं ऐसे सीधे वो करूं, ठीक है, सीधे अगर वैसे करूं तो यहाँ क्या बोल सकता हूँ ऊपर वाला फोर्स बराबर नीचे वाला फोर्स। इक्वेशन बन गई थी, वहां से सॉल्व करोगे सेम आंसर आएगा। अगर इक्वेशन से नहीं समझ में आ रहा तो देखो अभी भी वैसी इक्वेशन मिलेगी, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, ठीक है। सो n1 की वैल्यू क्या आ गई 10g यानी कि 100 न्यूटन, ठीक है। सेकंड केस में जाते हैं हम, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, ऊपर कितना है n2 और नीचे वाले कितने हैं n1 प्लस 20g। नेट फोर्स नीचे कितना लग रहा है 20 प्लस n1, दोनों नीचे लग रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ मैं ऐसे लिखूं, चाहे इन दोनों को यहाँ ले जाके -n1 माइनस 20g लिखूं, एक ही बात है, ठीक है। ये उधर जाएंगे पॉजिटिव पे जाएंगे। तो n2 की वैल्यू क्या आ रही है n1 प्लस 20g। n1 हम निकाल चुके हैं 100 न्यूटन था, 20g की जगह मैं 200 न्यूटन लिख दूंगा। n1 क्या था मेरा 100 न्यूटन प्लस 200 न्यूटन बराबर
300 न्यूटन आ गया मेरा N2, ठीक है, सेकंड कॉन्टैक्ट फोर्स। तीसरे वाले की बात करूं मैं, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, N3 बराबर N2 प्लस 30G, ठीक है, नीचे की तरफ N2 भी नीचे लग रहा है और 30G भी नीचे लग रहा है, ठीक है, दोनों नीचे लग रहे हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। N2 की वैल्यू कैसे, 300 न्यूटन प्लस 30G कितना हो जाएगा, 300 न्यूटन, ये भी हो जाएगा। तो N3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 600 न्यूटन। अब बहुत सिंपल तरीके से हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें, सिंपल ही था ये। अब बढ़ते हैं आगे और करते हैं क्वेश्चन, कुछ 4-5 क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं कितना कितना तुम्हें समझ में आता है। उसके बाद तुम HC वर्मा खुद ट्राई करना, ठीक है। तो इसे फटाफट नोट कर लो। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमारा ब्लॉक भी है, स्ट्रिंग भी है, सब कुछ है। ब्लॉक का तो तुम्हें पता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा लगेगा, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा लगेगा, पुश फोर्स होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन का पता है आपको, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, पुश फोर्स एंड कैसा बना दिया मैंने गंदा सा, एंड परपेंडिकुलर टू सरफेस, अभी भी अच्छा नहीं बना, अल्फा लग रहा है। मेरी राइटिंग समझ में अगर नहीं आती तुम्हें तो तुम कमेंट कर सकते हो, अपनी राइटिंग इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा, धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जो भी सजेशन अगर तुम्हें हूँ ना कोई, तुम दे सकते हो कि यार थोड़ा धीरे पढ़ाओ, थोड़े और न्यूमेरिकल्स कराओ, थोड़ी थ्योरी और पढ़ाओ, जैसा मन करे तुम वैसा मुझे बता सकते हो। आई विल अपडेट अकॉर्डिंग टू इट। अब नॉर्मल रिएक्शन तो हमें पता है, पुश फोर्स होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है, ठीक है। हमें बनाना है फ्री बॉडी डायग्राम, हमें सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, सबका क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक मैंने ले लिया यहाँ पे, यहाँ नीचे बना दूं, चलो ठीक है ये बना देता हूँ। एक ब्लॉक ये ना मेरा 10 किलो का है, एक ब्लॉक मेरा यहाँ है, दैट इज ऑफ ऐसे कुछ है वो, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है वो, मास इसका m है, कितना मास है हमें ये नहीं पता, ठीक है, ये 10 kg का है। अब पहली बात क्या, सबसे पहले ग्रेविटी को ऐड करवा दो तुम, ग्रेविटी तो सबको लग रही होगी, इस पे भी लग रहा होगा, नीचे की तरफ एक mg और इसकी तरफ भी लग रहा होगा यहाँ पे 10G, ठीक है, एक पे mg एक पे 10G। अब इतना हमने बना दिया। अब बात आती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना होगा, ये यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कांटेक्ट पैच नहीं है, यहाँ पे कांटेक्ट नहीं, ये दूर है, जुदा हो गए ये थोड़ा। अब देखो यहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शन पुश फोर्स होता है, परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, ठीक है, पुश फोर्स होगा और परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो इसको क्या करेगा, इस सरफेस से धक्का देगा दूर और परपेंडिकुलर यहाँ पे लगेगा एक क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ओके जी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी लग गया। अब यहाँ पे हमारे पास आ रही है स्ट्रिंग, क्या आ रही है, स्ट्रिंग एनर्जी, स्ट्रिंग आ रही है। जब भी तुम्हें स्ट्रिंग दिख जाए, एक बात ध्यान रखना, स्ट्रिंग हमेशा पुल फोर्स होता है, स्ट्रिंग से हमेशा हम क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, धक्का नहीं दे सकते। जैसे एग्जांपल देख लो, ये चार्जर पड़ा है मेरे हाथ में, क्या मैं इससे धक्का दे सकता हूँ, हो रहा है धक्का क्योंकि यार मोटी स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है मेरे हाथ में, मैंने बांध दी, मेरी उंगली में बांध दी, क्या मैं इससे अपनी उंगली को धक्का दे सकता हूँ, क्यों खुल रही है यार, हाँ देखो ये है मेरी उंगली, क्या मैं अपनी इस स्ट्रिंग से, ईयरफोन से मेरे, इससे धक्का दे सकता हूँ अपनी उंगली को, ऑब्वियसली बात है नहीं दे सकते, इसे खींच ही सकता हूँ, मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग होती है वो हमेशा पुल फोर्स जनरेट करती है। पतंग उड़ाई होगी सबने 15 अगस्त को, तो पतंग में क्या करते हो, तुम खींच मारते हो ना, अब तुम बोलोगे ढील भी तो देते हैं, तो भाई ढील तुम तब देते हो ना जब हवा के साथ पतंग जाती है, हवा के साथ जाती है पतंग, ढील देते हो, ठुमकी मारते हो, है ना, थपकी देते हो, है ना, जो भी बोलते होंगे तुम, हमारे उसमें कैसे बोलते हैं कि ठुमका मार, ठीक है। तो पतंग हवा के साथ जाती है जब आप उसे ढील देते हो। आपने देखा होगा अगर पतंग उड़ाई होगी कभी, कि जब हवा नहीं चलती तो आप कितनी भी ढील देते हो पतंग आगे नहीं बढ़ती, है ना, खींचोगे तो वापस आ जाएगी, लेकिन ढील देके आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। तो जो स्ट्रिंग होगी वो हमेशा पुल फोर्स होगा, पुल फोर्स, ठीक है, हमेशा बॉडी को क्या करेगी, खींचेगी, और स्ट्रिंग का जो पुल फोर्स होगा वो अलोंग द स्ट्रिंग होगा, अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। और इस फोर्स का नाम होता है टेंशन। क्या, टेंशन जूती की नोक पे रखा भाई पहले दिन से, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जो फोर्स होगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है उसकी, अलोंग द स्ट्रिंग होगा, मतलब अगर मैं इसको खींच रहा हूं तो जिधर मेरी रस्सी है, जिधर मेरा धागा है उधर ही खींच सकता हूँ, इसको मैं ऊपर नीचे साइड में कहीं नहीं खींच सकता, जिस तरफ मेरा धागा है उसी तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लगा देते हैं, ऊपर की तरफ स्ट्रिंग जा रही है तो ऊपर की तरफ लगेगा एक टेंशन T, ठीक है।
अब इधर की तरफ भी स्ट्रिंग आ रही है, इधर भी रहेगा टेंशन क्या टी। अब देखो यहाँ पे स्ट्रिंग एक ही थी, ये रस्सी एक ही है, यहाँ से गई और घूम के इधर आ गई, ठीक है। सो एक ही रस्सी है यहाँ पे। सो स्ट्रिंग की एक बहुत खास बात होती है कि एक स्ट्रिंग के अंदर एक ही टेंशन होगी, ज्यादा टेंशन नहीं ले सकता। वो ह्यूमन ब्रेन नहीं है जो 10 टेंशन ले ले, रस्सी है सिंपल सी। वो क्या करेगी, एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक और बात देख लो, एक धागा होगा उसमें एक टेंशन होगा, 2 धागे होंगे तो 2 टेंशन होंगे, है ना। हर धागे का अपना खुद का अलग टेंशन होगा। तो यहाँ पे ये धागा था, इसमें टेंशन मैंने मान लिया टी, ठीक है। अब ये mg इधर है, ठीक है, mg मेरा इधर है, मेरा नॉर्मल रिएक्शन कुछ इस एंगल पे लग रहा है एक्सिस मेरी, और जो टेंशन है वो मेरा कुछ इधर लग रहा है। तो यार यहाँ तो मेरे दिक्कत हो गई। क्यों? मैं सिर्फ अपने जो फोर्सेस होते हैं जो एक सेम लाइन पे, जिनका लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स सेम हो, है ना। जब भी हम इक्वेट करते हैं फोर्स को, इक्वेट करने के लिए हमारा लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। मतलब क्या होना चाहिए, वो एक सेम लाइन पे एक्ट करने चाहिए, को पैरेलल या एंटी पैरेलल होने चाहिए, है ना। बट ये तो कहीं और, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये तो 3 फूफा हो गए, तीनों के मुंह इधर उधर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस mg को क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना पड़ेगा, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। आप किसी को भी कर सकते हो, आपको टेंशन को करना है उसको कर दो, नॉर्मल रिएक्शन करना है उसको कर दो, ठीक है। आप किसी को भी रिजॉल्व कर सकते हो। हम एज अ कन्वेंशन हम हर क्वेश्चन में क्या करेंगे, ग्रेविटी को रिजॉल्व करेंगे, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। सो रिजोल्यूशन आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो वो भी मैं बता देता हूँ, सब पता होगा सब, ठीक है। ये कोई फोर्स है यहाँ पे एक्ट कर रहा है F, ठीक है, F वो इस लाइन के साथ एंगल बना रहा है थीटा, ठीक है। एक फोर्स है किसी लाइन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे जो कंपोनेंट आता है उसे हम F cos थीटा बोलेंगे, और जो परपेंडिकुलर आएगा वो F sin थीटा होगा, ठीक है। सो अलोंग द लाइन या अलोंग द एंगल, एंगल की तरफ क्या होता है cos कंपोनेंट, और उसके अपोजिट आता है हमारा sin कंपोनेंट, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे ये mg है, ये एंगल कितना था, 60 डिग्री था, 60 डिग्री था, ठीक है। ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, ठीक है। कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, mg cos 30। क्यों cos 30 क्यों आएगा, क्योंकि देखो एंगल इस तरफ है। अब एंगल इस तरफ है तो भाई बढ़िया बात है, जिस तरफ एंगल होता है उस तरफ हमारा cos कंपोनेंट आता है। तो इधर क्या आएगा, mg cos 30, और इधर आएगा हमारा mg sin 30, क्या आएगा, mg sin 30, ठीक है। बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर के और नीचे के फोर्स इक्वेट कर देंगे, इधर भी इक्वेट कर देंगे। सो चलो करते हैं उन्हें इक्वेट, बट पहले इसे मिटा लूँ मैं, थोड़ा लिख लिया, सॉरी नहीं लिखा, तो ये यहाँ पे सिर्फ स्ट्रिंग लिखा हुआ था, उसके आगे ये सारे पॉइंट्स थे, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है, फोर्स इक्वेट करने हैं, कैसे करने हैं देखेंगे उसे भी हम। चलो, तो अगर मैं ब्लॉक की बात करूं, जो 10 kg वाला ब्लॉक है उसमें मेरे 2 फोर्स लग रहे हैं, ऊपर टेंशन, नीचे क्या क्या ग्रेविटी। तो ये जब इक्विलिब्रियम पे होगा तो ये टेंशन इस जो ग्रेविटी का फोर्स है ना, जो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी है, उसको टेंशन क्या करनी चाहिए, इक्वेट। तो यहाँ से मैं सिंपल बोल सकता हूँ टेंशन बराबर कितना, 10g, इसका मतलब क्या है 100 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू मेरे पास आ गई 100 न्यूटन। अब अगर मैं इस ब्लॉक को देखूं, ये जो m मास का ब्लॉक है, अब देखो टेढ़ा होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम में टेढ़ा ही बनाना, ये मत बोलना कि यार टेढ़ा क्यों बना, तो सीधा कर देंगे। कैसे कर दोगे सीधा, जब टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहेगा। अब टेढ़ा है, टेढ़े में यहाँ पे लग रही है टेंशन, यहाँ पे लग रही है क्या, mg cos 30। अब देखो तुम्हारी जो x एक्सिस और y एक्सिस ऐसे होती थी ना, ऐसे एक्सिस होती थी हमारी, अब वो टिल्ट होके कुछ ऐसे बन गई, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इस एक्सिस के फोर्स को इक्वेट करना पड़ेगा और इस एक्सिस के फोर्स को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले इन दोनों को इक्वेट करोगे, फिर ये जो नॉर्मल रिएक्शन है और ये जो क्या है क्या है क्या है, ये mg sin 30 है, इसको इक्वेट करोगे। तो अगर मैं टेंशन के साथ इक्वेट करूं तो मेरी जो टेंशन है वो mg cos 30 के बराबर होनी चाहिए, तभी मेरा ये मास जो है वो रुका हुआ रहेगा, है ना, वरना तो भाग जाएगा, ठीक है। cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई, पता है तुमको, √3/2 होती है मेरे हिसाब से, और टेंशन कितना आया था हमारा, 100 आया था। तो यहाँ से mg की वैल्यू क्या आ जाएगी, या g को भी तुम क्या कर लो, 10 लिख लो, 10 × 10, m × √3/2 × 10, ठीक है। इस 10 से ये कट गया, 2 उधर मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 20, और √3 डिवाइड में आएगा तो √3 बराबर m।
m की वैल्यू आ गई मेरे पास 20√3, m की वैल्यू क्या है 20√3 kg, ठीक है। सो आपको m की वैल्यू आ गई 20√3 kg, से मिटाओ, यहाँ लिख दो m बराबर 20√3 kg, m बराबर 20/√3 kg, ठीक है। दूसरी बात क्या निकालनी थी, वैल्यू ऑफ मास निकालना था, सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, और कांटेक्ट फोर्स निकालना था, कांटेक्ट फोर्स यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है भाई, mg sin 30 के बराबर, क्यों, क्योंकि ये दोनों बैलेंस कर रहे हैं ना, इस लाइन ऑफ एक्शन में सिर्फ ये दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है एक इधर, अब इक्विलिब्रियम पे है तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, अगर एक भी ज्यादा हो गया, अगर ये नॉर्मल रिएक्शन इससे थोड़ा भी ज्यादा हो गया तो ऊपर खींच लेगा, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, है ना। सो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, mg sin 30, मास की वैल्यू क्या है 20/√3, g क्या होता है 10, sin 30 क्या होता है, sin 30 की वैल्यू होती है शायद हाफ, ठीक है, 2 से कट जाएगा ये 10 टाइम्स, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या आ गया 100/√3 न्यूटन में, ठीक है, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया होगा। यहाँ से एक और चीज ध्यान रखना, हमेशा कभी भी तुम्हारे पास कोई भी क्वेश्चन पूछे तो ये बात ध्यान रखना कि वो किस यूनिट में पूछा हुआ है। बहुत बच्चे ना आंसर सही निकालेंगे, सब कुछ सही करेंगे, बट पता है गलती कहाँ हो जाएगी, यूनिट में। तो अगर केजी में पूछा होगा तो केजी में आंसर देते तुम, अगर न्यूटन में पूछा होता तो न्यूटन में देते, यहाँ पे न्यूटन में है तो न्यूटन में दे दिया, अगर कोई और यूनिट होती है ना, सीजीआई यूनिट में पूछा होता तो आप उस यूनिट के हिसाब से आंसर देते, ठीक है। तो यूनिट का बहुत ध्यान रखना है, आपका पूरा कॉन्सेप्ट सही होगा, आपका पूरा सॉल्यूशन सही होगा, बट एट द एंड आपने अगर यूनिट कोई दूसरी लिख दी तो भगवान राम भरोसे हो तुम पर, ठीक है। सो आई होप तुम्हें क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब करते हैं एक और क्वेश्चन तड़कता भड़कता, इसे नोट करो फटाफट। अब देखना जरा यार एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पता नहीं किसने क्यों क्या चुन मची उसे कि ऐसे करके बैलेंस करके ब्लॉक रखा हुआ है यार। मैं होता मैं सिर्फ एक धागे से लगाता और क्वेश्चन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, बट अगर उसने कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिया है तो तुम अपना दिमाग लगाओ, अपना कॉन्सेप्ट लगाओ, है ना, और इसे यूं मुंह में फेंक के मारो आंसर कि भाई ये है तेरी हर स्ट्रिंग पे टेंशन, मुकुल सर से पढ़ते हैं, हम ऐसे ही ढूंढना है बच्चे, है ना। सो इस क्वेश्चन को हमें क्या करना है, सॉल्व। अब तुम्हारे मन में सवाल आया होगा ना कि ऐसा क्यों कर दिया किसी ने यार, ऐसे क्यों करा, सिंपल एक धागा लगा देते हैं, है ना। तो भाई उसकी मर्जी, वो तुम्हें चैलेंज कर रहा है, सो यू एक्सेप्ट द चैलेंज ना, सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे जब भी स्ट्रिंग के क्वेश्चन आते हैं ना तो आपको गिन लेनी चाहिए पहले कि धागे कितने हैं, क्यों, क्योंकि जितने धागे होंगे उतनी अलग अलग टेंशन होंगी हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे कितना धागा है, 1 2 3, ये जो डॉट है यहाँ पे तीनों धागे मिल रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं यही धागा इधर भी गया उधर भी गया, है ना, अलग अलग धागे, ठीक है। सो इसे मैंने अगर बोल दूं स्ट्रिंग 1 स्ट्रिंग 2 और स्ट्रिंग 3, तो हर स्ट्रिंग में अलग टेंशन होती है, तो हमें पता है ना। तो अब हमने इन्हें क्या दे दिया, नाम दे दिया S1 S2 S3, तो हमें थोड़ा समझने में, अपने जो हम लिखेंगे सॉल्व करेंगे तब थोड़ा आइडिया रहेगा, अच्छा इसकी 1 थी, इसकी 2 थी, इसकी 3 थी, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी ना मार्क कर लिया करो क्वेश्चन में सॉल्व करने से पहले, ठीक है। अब हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, पहले ब्लॉक में आ जाओ, ग्रेविटी सबसे पहले बनानी है ना, मैंने बोला था आपको ये 5 kg का ब्लॉक है, इसमें नीचे लग रहा है क्या 5g ग्रेविटी, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। स्ट्रिंग्स पे कोई भी हमारे पास फोर्स नहीं लगता ग्रेविटी की वजह से, क्यों, क्योंकि हमारे केस में स्ट्रिंग्स जो होती है दैट आर मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, मतलब उनकी लेंथ भी कांस्टेंट रहती है और उनका कुछ मास भी नहीं होता, ठीक है। सो S1 इधर है, अब इस ब्लॉक पे एक स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो टेंशन लगेगी एक, S1 है तो इसका मैंने T1 मान लिया, डायरेक्शन की तरह अलोंग द स्ट्रिंग, इधर स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग इधर है तो इधर ही लगेगी टेंशन कितनी T1, ठीक है। अब मेन पंगा यहाँ होगा इस पे, इस पॉइंट पे यहाँ पे बहुत टेंशन लग रही है। देखो S1 किधर है, नीचे की तरफ, क्यों, क्योंकि स्ट्रिंग इधर है ना, तो अलोंग द स्ट्रिंग खींचती है टेंशन तो नीचे की तरफ खींचेगी, तो यहाँ पे नीचे लगेगा एक T1, ठीक है। फिर S2 किधर लगेगी, इधर लगेगी अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है S2। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आती तो आप इसे एक और तरीके से समझ सकते हो, क्या, कि यहाँ पे आप खड़े हो और धागे की तरफ एक छाता खोल दो, तो जिधर छाता खुलेगा उधर टेंशन, जैसे यहाँ पे खड़े हुए थे धागे की तरफ छाता खोला तो इधर छाता खुलता, यहाँ खड़े हुए थे धागे की तरफ छाता खोला तो इधर छाता खुलता है, तो ये भी आप समझ सकते हो। वैसे इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं है, अलोंग द स्ट्रिंग लगती है ना, तो जिधर धागा है उधर लगा दो, इधर धागा है तो इधर T3 लगेगा, इधर T2 लगेगा। ये एंगल कितना है 30 डिग्री। अब मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, अगर ये एंगल 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल है, तो ये एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा
30 डिग्री, ठीक है। सो देखो यहाँ भी वही पंगा आ गया लास्ट क्वेश्चन की तरह कि सबका मुंह इधर उधर है, तो क्या करेंगे, कंपोनेंट लगाएंगे और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसे क्या कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक है। तो T3 को मैं इधर निकालूं तो एंगल इधर ही है, ठीक है, जिस तरफ एंगल उस तरफ कॉस कंपोनेंट, तो यहाँ T3 cos थीटा आ जाएगा, थीटा कितना है 30 है, T3 cos 30, और इधर क्या आ जाएगा T3 sin 30। ओके जी, अब करते हैं हम अपना सॉल्यूशन शुरू, बादल बना के, बादल के अंदर सॉल्व करेंगे, 2-3 लाइन में सॉल्यूशन हो जाएगा फटफट करके, ठीक है। अब फटफट करते हैं, देखो T1 की वैल्यू क्या होती है 5G के बराबर होगी, इक्वेट करेंगे हम तो, और 5G कितना होता है 50 न्यूटन, तो T1 की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई। अब देखो T1 की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई, अब मैं डायरेक्ट इस पे T2 और T3 पे नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि मुझे T2 ही नहीं पता। अब अगर मुझे T2 मामा की वैल्यू निकालनी है तो मुझे इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा T1 और T3, ठीक है। सो T1 बराबर T3 cos 30 की वैल्यू क्या होती है भाई √3/2, तो T3 √3/2 बराबर T1 यानी 50। सो T3 की वैल्यू क्या आ गई 100/√3 न्यूटन, ठीक है, 100/√3 न्यूटन आ गई, ठीक है। अब T2, अब मुझे T2 निकालना है, तो T2 क्या है T3 sin 30, तो T2 क्या हो जाएगा T3 sin 30, सो T3 क्या है 100/√3 इंटू sin 30 होता है हाफ, इससे ये कट गया, आंसर क्या आ गया 50/√3, 250 से 100 होता है ना, तो 50/√3 न्यूटन। ओके ओके ब्रो, यस ब्रो, आ गया, नोट करो, कर लिया फटाफट, मैं मिटा रहा हूँ, मिटा दिया, मिटा रहा हूँ, वैसे से नोट कर लो सीरियसली। फिर हम 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और ये तीनों क्वेश्चन तुम्हारे लिए थोड़े लगेंगे कि आहा अब मजा आ रहा है, ये क्वेश्चन अच्छे, ठीक है। इनमें से एक थोड़ा अच्छा है, बाकी 2 तो नॉर्मल एवरेज ही, ठीक है, इसे फटाफट नोट करो। अब जो तुम्हारे सामने मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा ना, ये और इसके आगे वाला, ये तो चलो फिर भी थोड़ा आसान है। अब तुम बोलोगे डायग्राम देख के ये आसान है, समझ में नहीं आ रहा, 1 2 3 4 पुली, अरे भयंकर, 2 ब्लॉक, इंक्लाइन प्लेन, सब घुसा दिया, हाँ, बट फिर भी ये रिलेटिवली आसान है जो हम अगला वाले करेंगे उससे। अगले वाले में तुम्हारा दिमाग खराब होने वाला है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, तो अपना ना भी पानी पी लो, पहले से ही तैयार कर लो खुद को, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आएंगे ना टफ नहीं होते, आपको बस शांति से बिल्कुल साफ सुथरी इक्वेशन बनानी है। अगर आप घोच करोगे ना, जैसे आप जेई में अगर बैठे हो और आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ, ये तो फिर भी आसान है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वैसे अगर क्वेश्चन आ गया, या ऐसे भी मान लो ऐसे क्वेश्चन आ गए और आपने इक्वेशन रफ बनाई, बहुत रफ बनाई, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा, और आपकी एक वैल्यू भी मिस हो गई ना तो आपका आंसर गलत आएगा। तो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना लंबे लेंथी क्वेश्चन, तो आप उसमें कोशिश करो कि आप साफ सुथरे तरीके से काम करो, ताकि आपको वैल्यूज मिल जाए बाद में, है ना। जब आपको वैल्यूज पुट करने की बारी आए ना तो आपको मिलनी चाहिए वैल्यू, ये नहीं कि निकाला था, क्या निकाला था यार भूल गया मैं तो, भूला, फिर दोबारा उसको निकालो, है ना, तो टाइम वेस्ट होता है ऐसी चीज़ों में, ठीक है। सो बिल्कुल साफ सुथरे तरीके से करना। बहुत लोगों की आदत क्या होती है, जब वो 11th-12th में होते हैं वो लोग नोट्स नहीं बनाते, है ना, वो रफ कॉपी में ही पूरा अपना साल निकाल देते हैं, बट जब उनका एग्जाम पास आता है, उन्हें रिवाइज करना होता है, तो उनके पास इतनी मोटी कॉपियाँ होती हैं, यू कांट रिवाइज दिस मच थिक नोटबुक्स ना। सो जैसे मैंने अभी यहाँ पे इक्विलिब्रियम पढ़ाया था, स्टार्टिंग में जो 2 स्लाइड्स दिखाई थी, किसी एक पेज में लिख लो, इतना ही काफ़ी है आपके शॉर्ट नोट्स के लिए, है ना। बाकी अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने होंगे तो अभी तो आप 11th में हो, जब आप 12th पहुँचोगे, फिर जब आपका जी आएगा तब तक मैं सब कुछ रेडी कर दूंगा आपके लिए यूट्यूब में ही, ठीक है। सो यहाँ हमें दे रखा है m की वैल्यू 50 kg है, हमें बताना है व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ m0 सो दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। अब ये ना तो मैं कैसे बताऊं, तुमने वो जेठालाल का वाला एपिसोड देखा है जिसमें कोई उसकी फोटो खींच रहा होता है, और क्या होता है, वो आदमी निकलता है डिजाइन करने के लिए, जब वो मिलता है ना उससे बहुत मोटा हट्टा कट्टा आदमी रहता है, और जेठालाल लड़ता है उससे, और जब वो बोलते हैं भैया भैया मैंने, ऐसी आवाज निकलती है। मतलब क्या है भाई, दिखने में तो खतरनाक बट है बहुत ही इनोसेंट स्वीट। सो दिस क्वेश्चन इज आल्सो लाइक दैट, दिखने में तो मुझे लग रहा है भयंकर होगा ये, बट दिस इज अ वेरी स्वीट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, स्वीटी क्वेश्चन है। तो m0 से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे। सो m0 का अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, ये मेरा है m0, इसी की वैल्यू मुझे निकालनी है कि m0 क्या होना चाहिए, है ना। नहीं m0 नहीं, हाँ m0 निकालना है, मास मुझे 50 kg दे रखा है, m मुझे 50 kg दे रखा है, m0 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो m0 है
तो यहाँ पे कुछ ग्रेविटी तो लगी रही होगी, सबसे पहले ग्रेविटी बना लेते हैं एम नॉट, क्या एम नॉट जी, ठीक है। तो कभी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना तो एक तरफ से चलो, या तो इधर से यहाँ आ जाओ या यहाँ से वहाँ चले जाओ, ठीक है। मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ, ठीक है। सो इधर हमारे पास एम नॉट जी है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है। एक स्ट्रिंग ये है T1 इसमें होगी, ये हमारी S1 है, तो इसमें एक टेंशन होगी। और ये देखो ये धागा यहाँ से लेके यहाँ 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 पूरा एक ही है, तो ये क्या है हमारी स्ट्रिंग 2 है ना। दो ही धागे बस, फालतू में इतनी पुली बना रखी, दो ही धागे तो है ना। सो ये एम नॉट आ गया, एम नॉट पे एम नॉट जी का एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया। एक स्ट्रिंग है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा T1, ठीक है। फिर ऊपर वाली पुली आएगी, पुली पे भी ये धागा कनेक्टेड है और पुली को भी धागा ही नीचे खींच रहा होगा है ना, पुली को नीचे खींच रहा होगा ये धागा, तो पुली पे भी नीचे लगेगा एक क्या T1। अब देखो पुली में ऊपर इधर से भी और इधर से भी दो तरफ से ये S2 खींच रहा है ना। S2 क्या कर रहा है, दो तरफ से पुली को खींच रहा है, तो इधर भी यहाँ पे क्या लग रहा होगा T2 और इधर भी लग रहा होगा व्हाट T2, ठीक है। T2 मामा। अब इस ब्लॉक पे आ जाऊंगा सीधा, क्योंकि धागा तो एक ही है, ठीक है। ये हमारा ब्लॉक हो जाएगा है ना, डॉटेड लाइन बना देते हैं ना, डॉटेड लाइन बढ़िया लगती है ना। अब इस पे क्या होगा, हमारा m मास का ब्लॉक रखा है, टेढ़ा ही बनाएंगे हम क्योंकि क्वेश्चन में भी टेढ़ा है। इसका हमें मास दे रखा है 50 किलो, तो सबसे पहले नीचे एक लगा लो ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज 50 G, ठीक है। अब टेंशन देखो, टेंशन अलोंग द स्ट्रिंग लगेगी यानी इधर की तरफ, यहाँ पे लग रही है इस पे टेंशन कौन सी वाली, T2 वाली लग रही है। अब देखो ये जो 50G है, यहाँ पे एंगल हमें दे रखा है 30 डिग्री, ये हो जाएगा मेरा 60 डिग्री। इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, ठीक है, वेट का, जिसे मैंने W डैश लिख दिया, और ये हो गया हमारा W पैरेलल, ठीक है। तो इस वेट के दो कंपोनेंट हो गए, एक इधर वाला एक इधर वाला। अभी मुझे कांटेक्ट फोर्स नहीं निकालना है, ठीक है। कांटेक्ट फोर्स मुझे नहीं निकालना, तो इसका मुझे कुछ काम नहीं है, मुझे सिर्फ क्या निकालनी है, टेंशन की वैल्यू है ना, उसी से मेरा ये m नॉट आएगा, ठीक है। तो ये टेंशन से ही तो देखो, इस स्ट्रिंग की टेंशन ही तो इस m नॉट को बैलेंस करती है, तो कहीं ना कहीं m नॉट निकालने के लिए मुझे टेंशन की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सिर्फ टेंशन निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये वाला फोर्स निकालूंगा। अब देखो ये 60 है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा क्या 50G cos 60 है ना, ये किसके बराबर हो जाएगा, T2 के बराबर। सो मेरी T2 की वैल्यू सिंपल से क्या आ गई, 50G यानी 500 इंटू cos 60। cos 60 कितना होता है भाई, cos 60 होता है हाफ, सो ये कितना आ जाएगा 250 न्यूटन, क्या हो जाएगा 250 न्यूटन, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो टोटल ऊपर वाला फोर्स यानी T2 प्लस T2 किसके बराबर होगा, 2T2 लिखो सीधे, 2T2 किसके बराबर होगा, T1 के बराबर, टोटल ऊपर वाला फोर्स बराबर टोटल नीचे वाला फोर्स। सो 2T2 बराबर T1, यहाँ से T1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 इंटू T2, तो T2 क्या है 250 न्यूटन, सो 2 इंटू 250 बराबर 500 न्यूटन, कितना आ गया 500 न्यूटन। देखो रात से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इतनी सुबह हो गई कि पीछे से वीडियो की चहकाने की आवाज आ गई। सो T1 भी आ गया, T2 भी आ गया। अब मुझे क्या पता है, इस ब्लॉक में जो T1 है वही m नॉट जी को बैलेंस कर रहा है, सो m नॉट जी इसके बराबर होगा T1 के बराबर, और T1 कितना है 500 न्यूटन। इस G से एक जीरो कट जाएगा, m नॉट की वैल्यू भी 50 kg आ गई, सिंपल एज दैट। सो m नॉट की वैल्यू भी क्या आ गई हमारी 50 न्यूटन आ गई। अब इसे नोट करो, कर दिया। अब मैं इसे मिटाऊंगा, फिर मैं एक क्वेश्चन लेके आऊंगा जिसको आपको बहुत साफ सुथरे से एक बार खुद ट्राई करना है। प्लीज मैं आपसे विनती करता हूँ, कर लेना है ना, फटाफट इसे नोट करो। अब देखो यहाँ मेरे दो चिंटू पिंटू से लड़के हैं, एक मेरा A है चिंटू एंड B इज अवर पिंटू है ना। इन दोनों से क्या हुआ, ये इस धागे से 10 वाला ब्लॉक भी जुड़ा हुआ था, लटके हुए थे सारे, इन दोनों ने अपनी मस्ती के चक्कर में से खींच दिया। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, छोड़ेंगे तो चटक के गिर जाएगा। अब ये बेचारे ऐसी टंगे पकड़ गए। ये बताना है हमें कि इन दोनों पे कितना फोर्स लग रहा होगा, और उसकी पिटाई करनी है जिस पे कम फोर्स लग रहा है, क्योंकि यार क्यों लग रहा है उस पे कम फोर्स, जब तुमने दोनों ने शरारत करी तो दोनों पे बराबर लगना चाहिए है ना। तो जिस पे कम लग रहा होगा उसे पेलेंगे आज। बढ़िया, हमें निकालना है फोर्स एक्सर्टेड बाय A एंड B। अब देखो ये क्वेश्चन तुम्हें जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल है नहीं, भले ही मैं तुम्हें इसे सिंपल करके बता दूंगा, सिंपल तरीके से बिल्कुल, ठीक है।
बट ये इतना सिंपल है नहीं जितना आपको लग रहा होगा, ठीक है, जितना आपको लग रहा होगा उतना सिंपल ये है नहीं, है ना। चलो तो हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, बना देंगे। उससे पहले धागे कितने ये देख लेते हैं। एक धागा ये रहा, दूसरा धागा ये रहा, तीसरा धागा ये रहा और चौथा धागा ये रहा। ये अगर 60 डिग्री है तो यहाँ पे ये एंगल भी मेरा 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये अगर 45 डिग्री है तो यहाँ पे ये भी 45 डिग्री होगा और ऊपर वाला 45 डिग्री होगा, एक ही बात है। अब मेरे को सिर्फ इन दो ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, मेरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एक 35 वाले का, उसके बाद 10 वाले का, ठीक है, 35 वाले का और 10 वाले का। ओके ओके, 35 वाले का बना देंगे यहाँ पे, ये मेरा 35 वाला 35, और इधर बना देंगे हम किसका, 10 वाले का, ठीक है। दोनों में ग्रेविटी लग रही होगी, इसमें 10G और इसमें 35G, है ना। ग्रेविटी तो हर जगह लगेगी भाई, ग्रेविटी तो ग्रेविटी है, सब पे लगती है, अर्थ में है तो। अब टेंशन कितने लग रहे हैं यहाँ पे देखते हैं। एक स्ट्रिंग है, इसके अलाउंग टेंशन एक कितनी, T1 मान लिया इसे। ये स्ट्रिंग 2, इसके अलाउंग एक टेंशन, इसे मान लिया हमने T2। ये वाला एंगल कितना है देख लेता हूँ मैं एक बार। ये वाला एंगल 37 डिग्री है, ठीक है। यहाँ से दे रखा है 37 डिग्री, सो ये भी कितना होगा 37 डिग्री, ठीक है। ये भी होगा हमारा 37 डिग्री, ठीक है। सो ये वाला एंगल क्या आ गया मेरे पास 37 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आ गया मेरे पास, अगर ये 45 है 90 डिग्री तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। सो ऊपर की तरफ मेरा आ गया क्या, T1 cos 45, और इधर क्या आ गया T2 cos 37, ठीक है। सो ऊपर की तरफ एक आ गया मेरे पास T1 cos 45 और दूसरा T2 cos 37, ठीक है। और अगर इधर की तरफ देखूं तो यहाँ आ जाएगा मेरा T2 sin 37 और T1 sin 45। अब हमने ऐसा क्यों करा, इन्हें रिजॉल्व क्यों करा, क्योंकि यार यहाँ भी देखो, एक इधर लग रहा है, उधर लग रहा है, इधर लग रहा है, हम इनको इक्वेट नहीं कर सकते। अगर हमें इन्हें इक्वेट करना है तो हमें इनका लाइन ऑफ एक्शन सेम करना पड़ेगा। तो देखो ये दोनों एंटी पैरेलल लग रहे हैं और ये दोनों भी एंटी पैरेलल लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल देंगे। अब अगर 10 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो बना लेंगे बाद में, इतनी जल्दी नहीं, या बनाना है जल्दी तुम्हें है और तुम्हें 10 kg वाले का एफबीडी बनाना है तो देखो इस पे इधर की तरफ लग रहा है क्या T2, इधर की तरफ लग रहा है क्या T4, और यहाँ लग रहा है क्या जो तुम लगा रहे हो T3, ठीक है। अब इसको भी रिजॉल्व करेंगे बट टाइम आने पे करेंगे, अभी इसका तो देख लें, ये तो कर लो तुम पहले। अब देखो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो इक्वेशंस बनेगी, हम बना लेंगे इसमें एक x की इक्वेशन और एक बना लेंगे हम y की इक्वेशन, ठीक है। x की इक्वेशन और y की इक्वेशन। देखो यहाँ क्या है T2 sin 37 बराबर T1 sin 45, T2 sin 37 बराबर T1 sin 45, ठीक है। T2 sin 37 T1 sin 45 के बराबर है, T1 sin 45 के बराबर है। ओह रियली, यस ब्रो। अब अगर आपको sin 37 cos 37 की वैल्यू नहीं पता तो इधर देखो, एक ट्राइंगल है बहुत फेमस सा, बहुत मशहूर है ये दुनिया में, बहुत मशहूर है ये। इसका एक एंगल होता है 37 डिग्री, दूसरा होता है 53 डिग्री और तीसरा होता है 90 डिग्री, ठीक है, ठीक है। एक 37, दूसरा 53 और तीसरा 90 डिग्री। इसकी ये सामने वाली साइड कितनी होती है, 37 के सामने वाली साइड 3 और 90 के सामने वाली साइड 5 और 53 के सामने वाली साइड 4, तो ये 3 4 5 का ट्रायंगल होता है। तो अगर आपको अभी sin 37 चाहिए, sin क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है 3 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या 5, ठीक है। सो यहाँ पे लिख दो T2 sin 37 की जगह T2 into 3 अपॉन 5 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं y एक्सिस के बारे में बात करूँ ना, अगर y एक्सिस के बारे में बात करूँ तो मेरे पास क्या है, जो 35G है वो किसके बराबर होना चाहिए, T2 cos 37 प्लस T1 cos 45, T2 cos 37 प्लस T1 cos 45। अब अगर आपने थोड़ी बहुत ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है
तो आपको ये पता होगा cos 45 डिग्री बराबर sin 45 डिग्री होता है। अगर आपको ये नहीं पता फिर भी आपका आंसर आ जाएगा, बट अगर आपको ये पता है तो आपका आंसर आने में थोड़ी सहायता होगी, है ना। अगर आपको ये पता है तो आप सीधे बोल दोगे T1 sin 45 T1 cos 45 के बराबर होगा, और वो T2 के बराबर होगा, T2 sin 37 के बराबर होगा, है ना। तो हम T1 cos 45 की जगह T1 sin 45 लिख सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि sin 45 cos 45 बराबर भाई, है ना। तो इसकी जगह ये लिख सकता हूँ और इसकी जगह ये लिख सकता हूँ। तो अब इसकी जगह T1 cos 45 की जगह जब मैंने ये T2 sin 37 लिख दिया तो मुझे क्या बेनिफिट मिला, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल बच गया T2, है ना। सिर्फ एक वेरिएबल बच गया T2, T1 एलिमिनेट हो गया। अगर आपको ऐसा नहीं आता तो आप कैसे करोगे, आप sin 37 की जगह क्या लिख दोगे 3/5 और sin 45 की जगह 1/√2। आप यहां से सॉल्व करोगे, T1 की वैल्यू निकालोगे इन द फॉर्म ऑफ T2, फिर लिखोगे, ठीक है। बट मुझे तो आता है ना, मुझे तो पता है T1 cos 45 T1 sin 45 के बराबर होता है, और वो मेरा T2 sin 37 के बराबर है। तो मैं 35G को T2 cos 37 प्लस T2 sin 37 लिख सकता हूँ। अब cos 37 की वैल्यू कितनी होगी, 3 4 5 का ट्रायंगल याद है, 3 4 5 37। cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होगा हमारा बेस यानी 4/5, ठीक है। कितना 4/5, सो T2 इंटू 4/5 प्लस T2 इंटू sin 37 3/5, ये कितना होगा 35 इंटू G दैट इज 10, ठीक है। चलो बढ़िया बात है। ऊपर क्या आ जाएगा 4 और 3 7 T2/5 बराबर 350। अब ये 7 से कट जाएगा कितना, 7 5 से 35 तो 50। T2 की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, सिंपल मेरी T2 की वैल्यू कितनी आ गई, T2 की वैल्यू आ गई मेरी 250 न्यूटन। सिंपल, फटाफट से नोट करो जल्दी कर लिया, ठीक है। T2 की वैल्यू आ गई मेरी 250 न्यूटन। T2 की वैल्यू क्या आ गई 250 न्यूटन। T2 आ गया मेरा 250 न्यूटन। अब T2 आ गया तो मैं T1 निकाल सकता हूँ, सो T1 की वैल्यू कितनी होगी, T1 sin 45 बराबर T2 sin 37 है, ठीक है। तो T1 इंटू 1/√2 बराबर T2 इंटू 3/5। T2 कितना है मेरा 250, सो 5 से कट जाएगा कितना 50 टाइम्स, ठीक है। तो 53 से 150 और ये √2 मल्टीप्लाई में जाएगा तो √2 यहाँ हो जाएगा। T1 की वैल्यू क्या आ गई 150√2, T1 क्या आ गया 150√2। देखो मैं साफ सुथरे तरीके से कर रहा हूँ, तो भी ऐसे ही करना है, धीरे धीरे करके इक्वेशन देखनी है बस कि कहाँ क्या अप्लाई हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे करके T1 की वैल्यू क्या आ गई 150√2। अब देखो अगर मैं 10 वाले का भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाता, सबकी इक्वेशन आता तो कंफ्यूज हो जाते, एक एक करके करूँ ना। अब देखो T1 की वैल्यू आ गई 150√2 और वही तो ये फोर्स लगा रहा है, देखो स्ट्रिंग नंबर 1 है, इसमें T1 होगी, वही तो हमारा पर्सन B लगा रहा है, सो ये फोर्स ऑफ B आ गया, ठीक है। अब मेरे इस ब्लॉक का काम खत्म, इसे मिटा दो। अब 10 वाले पे आते हैं, चला 10 वाले की हेकड़ी निकालते हैं। अब देखो अगर मैं 10 वाले की बात करूं, 10 वाला मेरा यहाँ पे आ गया, बढ़िया मस्त 10। नीचे लग रहा है इसमें क्या 10G, ग्रेविटी तो लगी रही है। एट एन एंगल 60 डिग्री पे क्या लग रहा है मेरे पास T4। यहाँ लग रहा है मेरे पास P1 जो कि मेरा पर्सन A लगा रहा है, और इधर लग रहा है मेरे पास क्या T2। अब यहाँ भी देखो सारे जो हमारे फोर्सेस है, सारी जो टेंशन है, कोई इधर कोई उधर, कोई स्टैंडर्ड मेथड है ही नहीं, कोई स्टैंडर्ड तरीका है ही नहीं। इनका एक स्टैंडर्ड सेट कर दो, सबको x और y के अलॉन्ग निकाल दो, काम हो जाएगा। निकालते हैं जरा। T4 है, इसका x और y में कैसे निकालेंगे, ये एंगल मुझे पता है कितना है 60, तो इधर क्या हो जाएगा T4 cos 60 और इधर क्या हो जाएगा T4 sin 60। ओके जी। अब T2 का कितना एंगल है, इधर 37 डिग्री बन रहा है, 37 बन रहा है ना, तो नीचे क्या आ जाएगा T2 cos 37 और इधर क्या आ जाएगा T2 sin 37। अब देखो मुझे T2 की वैल्यू पता है, तो मुझे ये भी पता है और मुझे ये भी पता है, 10G की वैल्यू मुझे पता है। मेरे को सिर्फ ये T4 की वैल्यू नहीं पता, ये T4 cos 60 और T4 sin 60 तो मैं निकाल लूंगा, बट पहले मुझे क्या निकालनी है T4 की वैल्यू। बाकी सब मुझे पता है, T1 मुझे निकालना है, T2 मुझे पता है, T4 मुझे नहीं पता।
T4 निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखो ऊपर क्या लग रहा है, T4 cos 60 किसके बराबर है, नीचे वाले फोर्स के नीचे क्या लग रहा है 10G यानी 100 न्यूटन प्लस T2 cos 37, T2 cos 37, सो T4 इंटू cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर 100 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है 250 इंटू cos 37 क्या होता है, cos 37 क्या होगा 4/5 होगा 4/5, तो ये 5 से कट जाएगा कितना 550 जा, और ये 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20, तो ये आ जाएगा 300 न्यूटन, और ये आ जाएगा T4 इंटू 1/2, ये 1/2 उधर जाएगा तो T4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 600 न्यूटन, T4 की वैल्यू क्या आ गई 600 न्यूटन, T4 की वैल्यू भी आ गई 600 न्यूटन, इसे भी बता रहा हूँ मैं, T4 की वैल्यू आ गई 600 न्यूटन, T4 बराबर 600 न्यूटन। ठीक है, कुछ नहीं कर रहा इस क्वेश्चन में, मैं एक एक करके फोर्स की वैल्यू निकालते जा रहा हूँ, टेंशन की वैल्यू निकालते जा रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ। अब देखो यहाँ के लिए मुझे क्या देखना है, इसको देखने की जरूरत नहीं, इसको देखने की जरूरत नहीं, क्या देखना है जो इधर वाला है वो उधर वाले के बराबर होगा। सो जो मेरा T1 है, सॉरी 1 नहीं आ गया, यहाँ पे 3 था, तीसरे नंबर की स्ट्रिंग थी, अरे सॉरी माय बैड। सो जो T3 है वो T4 sin 60 प्लस T2 sin 37 के बराबर होगा, T2 sin 37 के बराबर होगा। सो T4 कितना है 600, sin 60 क्या होता है √3/2 प्लस T2 कितना है 250, sin 37 कितना होता है, sin 37 होता है 3/5, तो ये 5 से कट जाएगा कितना 30 टाइम्स, ओ सॉरी 30 टाइम्स से 50 टाइम्स, और कितना हो जाएगा ये T3 की वैल्यू, ये हो गया 300, तो ये कितना हो गया 300 √3, 300 √3 प्लस 150, अब 150 को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा 2 √3 प्लस 1, कौन सा ज्यादा भाई, किस पे ज्यादा फोर्स लग रहा है, ये क्या है T1 की 150 √3 B पे लग रहा है, A पे कितना लग रहा है 150 इंटू 2 √3 प्लस 1, सो भाई मेरे हिसाब से T1 पे कम लग रहा है, यानी B वाले पे कम लग रहा है, साले हैं दोनों कर रहे हो मस्ती, तेरे पे कम फोर्स लग रहा है, क्यों पिट्टी कर दूंगा तेरी। सो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार खुद ट्राई करना और एक बार खुद देखना, इसमें मैंने सिर्फ इक्वेशन बनाई है और क्वेश्चन को सॉल्व करा है ना। अब मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें ना कराऊँ ऐसे क्वेश्चन, है ना, मुझे क्या होगा कुछ नहीं, तुम मुझे कुछ बोल नहीं सकते, बट मैं करा रहा हूँ ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आए सारी चीज़ें, है ना। सो इसे अच्छे से समझना, ठीक है। फिर हम एक लास्ट फाइनल क्वेश्चन करते हैं, और वहाँ मुझे तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाना है, उस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे अपनी वेइंग मशीन लानी पड़ेगी, है ना। सो इसे नोट करो, फिर मैं तुम्हें एक लास्ट कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। अब देखो यहाँ एक बंदा है, वो एक कमरे में फंसा हुआ है, पता नहीं कैसी सिचुएशन है इसकी, जब तक ये ऊपर से फोर्स लगा के रखेगा ना तब तक ये बचा रहेगा, जैसे ही इसने ये स्ट्रिंग छोड़ी शू ये नीचे आ जाएगा, ग्रेविटी लग रही है क्योंकि सब में पूरा सिस्टम क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा, है ना। हमें टेंशन स्ट्रिंग में कितनी है वो बताना है, और फोर्स बिटवीन पर्सन एंड कैबिन बताना है। ये मेरा पर्सन है, मेरा खाता पीता 60 किलो का, 60 किलो का खाता पीता 60 किलो का तो पता ही हुआ, कैबिन मेरा 20 किलो का है, और ठीक है। मुझे बताना है टेंशन एंड स्ट्रिंग एंड फोर्स बिटवीन पर्सन एंड कैबिन, तो सीधे फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, है ना। पर्सन का बना लेते हैं पहले, ये मेरा पर्सन है, ठीक है, ये मेरा पर्सन है, इस पे ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है mg, और एक और फोर्स लग रहा है इसमें, देखो यहाँ पे कांटेक्ट में है तो यहाँ पे एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा, जिसे मैंने बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। चलो अब मैं अगर इस लिफ्ट की बात करूं, जो है मेरी लिफ्ट या कैबिन बोल लो, कुछ भी बोल लो, कैबिन बोल लिया तुमने, ये कैबिन, इस पे इस बंदे की वजह से नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, दैट्स जिसको मैंने क्या बोला n, नॉर्मल रिएक्शन है वो भी, है ना, क्योंकि इस पे ऊपर लग रहा है तो उस पे नीचे लगेगा, और यहाँ ऊपर लग रहा है इसमें क्या कुछ टेंशन T, और इसका मास भी है नीचे कितना 20g, 20 किलो की है ना ये, तो 20g, और यहाँ पे 60 किलो का है तो 60g। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है n + t बराबर 60g, और यहाँ क्या हो रहा है t बराबर n + 20g, इसे मैं t - n बराबर 20g भी लिख सकता हूँ, है ना। ये n इधर आएगा तो t - n बराबर 20g, ऊपर वाला बराबर नीचे वाला, तो t बराबर n + 20g, है ना, और वहीं से ये डिराइव हो गई। अब मैं अगर यहाँ पे लिखूँ
T माइनस एन बराबर 20G, और दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो माइनस एन और प्लस एन कैंसिल, 2T की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 2 8 80G, यहाँ से T की वैल्यू क्या आएगी 40G या 400 न्यूटन। सो टेंशन की वैल्यू कितनी आ गई पापा, 400 न्यूटन। टेंशन कितनी आ गई, 400 न्यूटन। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग कितनी है, 400 न्यूटन। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज 400 न्यूटन। अब टेंशन 400 न्यूटन आ गई तो नॉर्मल रिएक्शन निकाल दो, सीधे यहाँ वैल्यू डाल दो, तो 400 बराबर n प्लस 200। n की वैल्यू कितनी आ गई, 200 न्यूटन। n की वैल्यू क्या आ गई, 200 न्यूटन। ये तो सिंपल पार्ट था, ये तो बहुत सिंपल पार्ट था। यहाँ मुश्किल पार्ट ये है कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहाँ पे एक वेइंग मशीन प्लेस्ड है, if a weighing machine is placed, if a weighing machine is placed, if a weighing machine is placed under man के नीचे, what will be reading, what will be the reading। पहली बात मुझे ये बताओ, तुम्हें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है तुम्हारे पास कितना किलो का बंदा था हमारा, 60 किलो का, तो 60 kg दिखाएगा या 20 kg दिखाएगा। और इसका आंसर मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम मुझे ये बताओगे व्हाट डज अ वेइंग मशीन मेजर। वेइंग मशीन क्या मेजर करती है भाई, वेट मेजर करती है, क्या मेजर करती है बताओ, वेट मेजर करती है, क्या मेजर करती है बताओ। बहुत लोग बोलेंगे भाई वेइंग मशीन क्या करती है, वेट मेजर करती है, बट मैं बोलूंगा कि वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है, नॉर्मल रिएक्शन मेजर करता है। तो इसका नाम वेइंग मशीन क्यों है, नॉर्मलिंग मशीन क्यों नहीं है, पता नहीं क्यों, वेट बताती है ना, कि वेट के लिए यूज करते हैं हम। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे कि नॉर्मल रिएक्शन कैसे मेजर करती है, ये वेइंग मशीन सामने रखी है मेरा हाथ है, इस पे ग्रेविटी नीचे लग रही होगी है ना, बट स्टिल मैं यहाँ पे 13 किलो का फोर्स लगा सकता हूँ। अभी 13 का लगाया था, अब देखता हूँ कितने लगा पाता हूँ। जा हो जा भाई खराब करता हूँ क्या मैं से, रुक जाओ, चलेगी भाई। मेरा पाम नहीं है इतने वेट का, देखो मेरा पाम नहीं होगा, कितना फोर्स लगा दूंगा मैं इस पाम से, कितना वेट दिखा रही है वही मशीन, ये 11.20 बहुत है, बहुत 16 तक कर दिया था मैंने, क्या दिखा रही है 11.20। बट तुम्हें कहीं से भी देख के लगता है मेरे पाम ही मेरा हाथ 11.20 किलो का होगा, नहीं। अगर वेइंग मशीन वेट बता रही होती तो मेरे हाथ का वेट बताती है ना, ये तो मैंने तुम्हें सामने रख के बता दिया है ना। इसने 11 किलो क्यों बताया, क्योंकि ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही है। जब मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो हम दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ता जा रहा है, और अगर कॉन्टैक्ट फोर्स बढ़ रहा है तो रेटिंग भी बढ़ रही है उसकी, है ना। दोबारा देखो मैं अपने हाथ से ना धीरे धीरे करके ना वेट वो करता रहूंगा, फोर्स बढ़ाता रहूंगा। देखो अभी 1.85 4.3 तो 8 कितना हुआ 3.60। रुक जा भाई, हो जा, दोबारा रीसेट हो जा हाँ देखो, फिर 6.7 किलो हो गया, 3.7। तो जैसे मैं फोर्स बढ़ा रहा हूँ इसकी रेटिंग क्या कर रही है, बढ़ते जा रही है। क्यों, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन मेजर कर रही है, ये वेट मेजर नहीं कर रही है। कभी तुमने लिफ्ट में अगर वेइंग मशीन लेके, अगर तुम्हारा वेइंग मशीन है ना और तुम्हारे एक्सेस में कहीं पे लिफ्ट है तो जाना लिफ्ट में, जब तुम लिफ्ट में जाते हो ऊपर की तरफ तो वेइंग मशीन में वेट बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्यों वेट बढ़ जाता है, क्योंकि आपके पास कुछ ना एक्सेलरेशन आ जाता है ना, थोड़ा आपके पास एक्सेलरेशन आ जाता है। अब आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन आपके पास आ गया भाई, आ गया तो फोर्स बढ़ जाएगा, फोर्स बढ़ गया तो नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ जाएगा, है ना। सो जो वेइंग मशीन होती है वो नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है। सो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन 20 किलो का था, सॉरी 200 न्यूटन का था, तो ये वेइंग मशीन 200 न्यूटन वेइंग मशीन में फोर्स लगेगा, और वेइंग मशीन इसको डिवाइड बाय जी करके दे देगी, दैट इज 20 kg, एंड इट्स डन फॉर टुडे। फाइनली मैं भी अब सो पाऊंगा, सुबह मुझे जाना भी है। सो आई होप तुम्हें आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो बहुत बढ़िया बात है। अभी हमने रेस्ट के बारे में बात करी थी, कल हम एक नया लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम
बॉडी इन मोशन के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए भी और स्कूल के लिए भी, तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना, है ना। मेरे साथ हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम्हें 7-8 लेक्चर में करवा दूंगा। अगर तुम बैकलॉग भी देख रहे हो तो तुम एक दिन में 2 लेक्चर भी देखोगे तो तुम्हारा हो जाएगा आराम से, ठीक है। सो आई होप समझ में आया होगा तुम्हें। बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, साइनिंग ऑफ।